नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। और एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक और नया सेशन लेके। तो आज अपने करेंगे कोशिका का पार्ट 4। इससे पहले अपने पार्ट 3 कर लिए थे। पिछला जो पार्ट था इसके अंदर अपने किया था हरित लवक के बारे में, यानी प्लास्टिड लवक के बारे में किया था, जो अपना दूसरा कोशिकांग था कि लवक क्या होता है, लवक कितने प्रकार के होते हैं, लवक की खोज किसने की थी और पेड़ पौधों के अंदर कौन सा लवक पाया जाता है। आज अपने करेंगे तीसरे कोशिकांग केंद्रक के बारे में, केंद्रक या न्यूक्लियस के बारे में। अब देखो, कोई भी कोशिका होती है, उस कोशिका का जो प्रधान नियंत्रक या मुख्य नियंत्रक होता है वो कौन होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक कोशिका के अंदर गहरे रंग की एक अभिरंजित संरचना होती है। केंद्रक क्या करता है? पूरी कोशिका के कार्यों पर नियंत्रण करने का काम करता है। या अपने से कहें कि जो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है वो कहाँ केंद्रित होता है? उसके केंद्रक के अंदर केंद्रित होता है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहली बात आती है कि केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है। तो केंद्रक का अध्ययन कहलाता है कैरियोलॉजी, यानी विज्ञान की वो शाखा जिसमें केंद्रक का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? कैरियोलॉजी कहलाती है। फिर बात आती है केंद्रक की खोज करने वाले कौन थे। तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा केंद्रक को देखा था। फिर बात आती है केंद्रक का उपनाम क्या होता है। तो इसे अपने कहते हैं कोशिका का नियंत्रक या मुख्य प्रशासक या प्रधान नियंत्रक। अपने किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं। अब बात आती है केंद्रक की संरचना का। तो केंद्रक जो होता है, कोशिका के बिल्कुल मध्य में एक गहरे रंग की संरचना होती है जिसके चारों ओर पाई जाती है केंद्रक झिल्ली। ये केंद्रक झिल्ली भी कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब है कि केंद्रक के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं उनको केंद्रक के अंदर प्रवेश करने देती है। तो चारों ओर क्या होती है? इसके केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जो क्या होती है? डबल लेयर होती है, दोहरी झिल्ली होती है। तो अपने कहते हैं केंद्रक में भी दोहरी झिल्ली होती है, यानी केंद्रक भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। देखो, इससे पहले अपने माइटोकॉन्ड्रिया किया था, वो एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। फिर अपने प्लास्टिड के बारे में किया था, वो भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और अब अपने केंद्रक के बारे में कर रहे हैं, ये भी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो कोशिका के जो 3 कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस यानी केंद्रक, इनके चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण पाया जाता है। फिर देखो, जो केंद्रक झिल्ली होती है उसके मध्य एक द्रव पदार्थ भरा होता है। इस द्रव पदार्थ को अपने क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इस केंद्रक द्रव्य के अंदर या इस द्रव पदार्थ के अंदर एक धागे के समान संरचनाएं पाई जाती है। धागे के समान जो संरचनाएं होती है इसको अपने क्या कहते हैं? इसे अपने कहते हैं क्रोमेटिन रेशे। किस नाम से जानते हैं इसको? अपने क्रोमेटिन रेशों के नाम से जानते हैं। जो ये क्रोमेटिन रेशे होते हैं ये बने होते हैं हिस्टोन प्रोटीन से, डीएनए से और आरएनए से बने होते हैं। ये क्रोमेटिन रेशे फिर आगे किसका निर्माण करते हैं? गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। यानी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम जो करते हैं वो करते हैं गुणसूत्र, जो किससे बने होते हैं? क्रोमेटिन रेशों से बने होते हैं। और क्रोमेटिन रेशे किससे बनते हैं? तो ये हिस्टोन प्रोटीन से, डीएनए से और आरएनए से बनते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं केंद्रक के अंदर। फिर देखो, जो केंद्रक होता है उसके अंदर एक गहरे रंग की संरचना और पाई जाती है जिसे कहते हैं केंद्रिका। अब केंद्रिका जो होती है ये केंद्रक के अंदर पाई जाती है, जो क्या करती है? केंद्रक के कार्यों पर या केंद्रक पर नियंत्रण करने का काम करती है। अब बात आती है केंद्रिका की खोज किसने की थी। तो वैज्ञानिक थे फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने केंद्रिका की खोज की थी। फिर बात आती है केंद्रिका काम क्या करती है। तो केंद्रिका जो है वो राइबोसोम का निर्माण करती है, राइबोसोम बनाती है। तो राइबोसोम कहाँ बनता है? केंद्रिका के अंदर बनता है। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, पहले ये इसको नोट कीजिए, फिर अपने बढ़ते हैं आगे।
अब इसके नीचे लिखिए आप, केंद्रक के मुख्य रूप से, केंद्रक के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। केंद्रक के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। तो इसमें नंबर लगाइए आप, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य के अंदर आप लिखिए, फ्लेमिंग ने केंद्रक में क्षारीय पदार्थ से, फ्लेमिंग ने केंद्रक में क्षारीय पदार्थ से अभिरंजित होने वाले, फ्लेमिंग ने केंद्रक में क्षारीय पदार्थ से अभिरंजित होने वाले रेशों को क्रोमेटिन नाम दिया था। रेशों को क्रोमेटिन नाम दिया था। फ्लेमिंग ने केंद्रक में क्षारीय पदार्थ से अभिरंजित होने वाले रेशों को क्रोमेटिन नाम दिया था। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन हिस्टोन प्लस डीएनए प्लस आरएनए से मिलकर बने होते हैं। क्रोमेटिन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए व आरएनए से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन रेशे, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन रेशे धागेनुमा संरचना में पृथक हो जाते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन रेशे धागेनुमा संरचना में पृथक हो जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। तो अब देखो, केंद्रक द्रव्य जो होता है, फ्लेमिंग ने क्या किया था, केंद्रक के अंदर एक तो द्रव पाया जाता है, उसको एक क्षारीय पदार्थ से अभिरंजित किया था। अभिरंजित करने पर उसने देखा था कि इसमें क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटिन रेशे पाए जाते हैं। और ये क्रोमेटिन रेशे किसके बने होते हैं, हिस्टोन से, डीएनए से और आरएनए से बने होते हैं। फिर देखो, जब कोशिका विभाजन होता है उस दौरान क्या होता है, ये क्रोमेटिन रेशे धागेनुमा संरचना में पृथक पृथक हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। आगे लगाइए नंबर 2 हेडिंग, केंद्रिका। नंबर 2 लिखिए इस पे, केंद्रिका। केंद्रिका में सबसे पहले लिखिए आप खोज। खोज में लिखिए फोंटाना ने, किसने की थी खोज इसकी, फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो खोज में लिखिए फोंटाना ने। फिर नेक्स्ट लिखिए, ये झिल्ली रहित कोशिकांग है, ये झिल्ली रहित कोशिकांग है, यानी केंद्रिका के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, तो झिल्ली रहित कोशिकांग है। नेक्स्ट लिखिए, ये सक्रिय रूप से, ये सक्रिय रूप से आरएनए, ये सक्रिय रूप से आरएनए का संश्लेषण करते हैं, ये सक्रिय रूप से आरएनए का संश्लेषण करते हैं। इस कारण इसे राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये सक्रिय रूप से आरएनए का संश्लेषण करते हैं, इस कारण इसे राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अत्यधिक कोशिका विभाजन करने वाली, अत्यधिक कोशिका विभाजन करने वाली कोशिकाओं में केंद्रिका की संख्या सर्वाधिक होती है। अत्यधिक कोशिका विभाजन करने वाली कोशिकाओं में केंद्रिका की संख्या सर्वाधिक होती है। अब देखो, जो न्यूक्लिक केंद्रक है, न्यूक्लियस है,
केंद्रक जो होता है इसके मुख्य दो भाग होते हैं, एक तो केंद्रक द्रव्य होता है, दूसरा क्या होती है, केंद्रिका होती है। अब देखो केंद्रिका की खोज करने वाले कौन थे, फोंटाना थे। फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की थी। केंद्रिका काम क्या करती है, जब ये सक्रिय होती है उस दौरान क्या करती है, आरएनए का संश्लेषण करती है। इस कारण अपने क्या कहते हैं, केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। और जो कोशिकाएं अत्यधिक विभाजित होती है या जिन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता ज़्यादा होती है ना, उन कोशिकाओं में केंद्रिका क्या पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो इसके बाद अपने करते हैं आगे गुणसूत्र कि क्रोमेटिन रेसे जो आगे विभाजित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो अपने देखते हैं गुणसूत्र की खोज किसने की थी, गुणसूत्र नाम देने वाले कौन थे। तो केंद्रक के अंदर ही है अपना ये पार्ट। तो हेडिंग लगाइए गुणसूत्र। सबसे पहले देखो खोज कि गुणसूत्र की खोज करने वाले कौन थे। तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी स्टार्सबर्गर ने। स्टार्सबर्गर ने गुणसूत्र की खोज की थी। फिर देखो गुणसूत्र या क्रोमोसोम नाम देने वाले कौन थे। तो नाम किसने दिया था, ये नाम दिया था वाल्डेयर ने। गुणसूत्र नाम देने वाले कौन थे, वाल्डेयर थे। फिर देखो मनुष्य की कोशिका जो होती है उसमें गुणसूत्र कितने होते हैं। तो मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, या अपने ऐसे कह सकते हैं कि 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो प्रत्येक जाति के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, बिल्कुल निश्चित होती है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए गुणसूत्र और इसको नोट कीजिए आप। फिर इसके बाद में बात आती है न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल। केंद्रक जो होता है उसके अंदर पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल। और ये न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, कौन कौन से न्यूक्लिक अम्ल होते हैं और उनका निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में आप अपने करने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगाइए आप न्यूक्लिक अम्ल। अब देखो सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी। तो इसके जो खोजकर्ता थे वो थे फ्रेडरिक मीसर। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मीसर ने की थी। किस में की थी इन्होंने इसकी खोज, चूहे की जो मवाद कोशिकाएं होती है उससे उसने न्यूक्लिक अम्ल को खोजा था। अब न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये होता है अपने शरीर का आनुवांशिक पदार्थ। और न्यूक्लिक अम्ल जो होता है ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, एक तो होता है डीएनए और दूसरा कौन सा होता है, आरएनए होता है। तो अपने कहते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। अब बात आती है डीएनए और आरएनए जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है, कौन कौन से पदार्थ इसके निर्माण के अंदर भाग लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए और आरएनए। डीएनए न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए भी क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। अब बात आती है कि न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए का निर्माण किससे होता है। तो इसके निर्माण में एक तो भाग लेती है शुगर। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपने, शुगर। एक इसके भाग निर्माण में भाग लेती है शर्करा और एक इसके निर्माण में भाग लेता है फॉस्फेट। तो अपने कहते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो किससे बना होता है, वो बना होता है शुगर से, शर्करा से, और किससे बना होता है, फॉस्फेट। जो फॉस्फेट होता है वो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 के रूप में पाया जाता है।
अब बात आती है इसके अंदर शुगर कौन कौन सी होती है। तो शुगर इसमें दो टाइप की होती है। एक तो शुगर होती है इसमें राइबोज, एक शुगर कौन सी होगी इसके अंदर, राइबोज होगी। दूसरी शुगर कौन सी होती है इसमें, तो दूसरी शुगर इसके अंदर होती है डीऑक्सी राइबोज। तो अपने बोलते हैं कि शुगर कौन कौन सी पाई जाती है। एक तो शुगर होती है इसके अंदर राइबोज, दूसरी कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज। राइबोज शुगर किस में होती है, तो राइबोज शुगर होती है आरएनए में। और डीऑक्सी राइबोज शुगर किस में होती है, तो डीऑक्सी राइबोज शुगर किस में होती है, ये होती है डीएनए में। यानी राइबोज शुगर तो होगी आरएनए में और डीऑक्सी राइबोज शुगर किस में होगी, ये होती है डीएनए के अंदर, ये शुगर पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज। फिर बात आती है शर्करा की कि इसके अंदर शर्करा कौन कौन सी पाई जाती है। तो शर्करा इसके अंदर दो प्रकार की होती है। एक तो होती है शर्करा इसमें प्यूरिन, और दूसरी कौन सी होती है इसमें, दूसरी होती है इसमें शर्करा पिरिमिडिन। प्यूरिन और कौन सी होती है, पिरिमिडिन होती है। अब प्यूरिन जो होती है वो कितने टाइप की होती है, तो प्यूरिन होती है दो टाइप की। कौन कौन से होंगे इसमें, दो टाइप। इसमें एक तो होता है एडेनिन, और दूसरी कौन सी होती है इसके अंदर, दूसरी होती है इसके अंदर ग्वानिन। और पिरिमिडिन जो होती है ये शर्करा कितने टाइप की होती है, तो पिरिमिडिन जो होती है ये शर्करा होती है तीन टाइप की। इसमें तीन टाइप कौन कौन से होते हैं, इसमें एक होती है थाइमिन, एक होती है इसमें साइटोसिन, और एक होती है इसके अंदर यूरेसिल। यूरेसिल होती है। अब देखो कि जो न्यूक्लिक अम्ल है खोजकर्ता फ्रेडरिक मिसर थे। न्यूक्लिक अम्ल होता है डीएनए और आरएनए। अब डीएनए और आरएनए का जो निर्माण होता है वो तीन भागों से होता है। शुगर होती है, शर्करा होती है, और क्या होता है इसके अंदर, फॉस्फेट होता है। अब शुगर दो टाइप की होगी, एक तो होगी राइबोज शुगर जो किसमें पाई जाती है, आरएनए में। दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर जो किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है डीएनए के अंदर। फिर देखो शर्करा जो होती है एक तो प्यूरिन होती है, दूसरी कौन सी होती है, पिरिमिडिन होती है। अब प्यूरिन कौन सी होगी, एडेनिन होती है, ग्वानिन होती है। पिरिमिडिन कौन सी होती है, थाइमिन होती है, साइटोसिन होती है, और कौन सी होती है, यूरेसिल होती है। और फॉस्फेट जो होता है वो फॉस्फोरिक अम्ल यानी ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने आगे।
अब देखो डीएनए जो होता है उसके अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अपने डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारक। अब डीएनए के अंदर होता है एडेनिन, डीएनए के अंदर होता है ग्वाइनिन, डीएनए के अंदर होता है साइटोसिन और डीएनए के अंदर होता है थायमिन। अब बात आती है डीएनए के अंदर एब्सेंट कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक होता है, तो डीएनए के अंदर एब्सेंट होता है यूरेसिल। ठीक है, तो एब्सेंट कौन सा होगा, यूरेसिल होगा। तो ये प्रश्न आ सकता है कि डीएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं पाया जाता, तो डीएनए के अंदर यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षारक नहीं पाया जाता। फिर बात आती है आरएनए की। अब देखो आरएनए जो होता है उसके अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, तो इसमें एडेनिन होता है, इसमें ग्वाइनिन होता है, इसमें साइटोसिन होता है और इसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है। अब बात आती है आरएनए के अंदर कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक एब्सेंट होता है, तो आरएनए के अंदर एब्सेंट होता है थायमिन, यानी इसमें थायमिन नहीं पाया जाता। तो अपने कह सकते हैं आरएनए के अंदर थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है और डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट होता है और कौन सा पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है। अब बात आती है कि जो एडेनिन होता है वो बंध बनाता है किसके साथ, थायमिन के साथ। इनके मध्य कौन सा बंध होता है, डबल बंध होता है। फिर देखो इसके बाद बात आती है ग्वाइनिन जो होता है वो बंध बनाता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ, और इसके मध्य भी कौन सा बंध होता है, तो इसके मध्य होता है ट्रिपल बंध, यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है इसके मध्य। फिर देखो इसके बाद बात आती है कि जो एडेनिन होता है वो बंध बनाता है किसके साथ, आरएनए में, इस आरएनए के अंदर यूरेसिल के साथ, तो इसके अंदर भी कौन सा बंध होता है, डबल बंध होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं अपने आगे। अब इसके बाद में बात आती है कि डीएनए के एक अणु का निर्माण कैसे होता है, या अपने वैसे बोल सकते हैं कि आरएनए के एक अणु का निर्माण कैसे होता है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले सुगर जो क्रिया करती है किसके साथ, शर्करा के साथ, यानी सबसे पहले क्या होगा, सुगर और क्या मिलेगी, और मिलेगी शर्करा। सुगर और शर्करा। अब देखो सुगर और शर्करा दोनों मिलके किसका निर्माण करती है, तो ये दोनों मिलके निर्माण करती है न्यूक्लियोसाइड का। ये बनाएगी न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब मिल जाएगा फॉस्फेट, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब बन गया न्यूक्लियोटाइड। अब देखो जब इस न्यूक्लियोटाइड का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बहुलीकरण। जब इसका बहुलीकरण हो जाएगा तो किसका निर्माण होगा, डीएनए या आरएनए का निर्माण होता है।
तो डीएनए या आरएनए के निर्माण में भाग कौन लेते हैं? शर्करा लेती है, शुगर लेती है, और कौन लेता है? फॉस्फेट लेता है। अब देखो सबसे पहले शुगर और शर्करा आपस में मिलकर किसका निर्माण करेगी? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेगी। न्यूक्लियोसाइड फिर जुड़ता है फॉस्फेट के साथ और क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड बनाता है। फिर न्यूक्लियोटाइड का होता है आगे बहुलकीकरण। जब इसका बहुलकीकरण होगा आगे, बहुलकीकरण के द्वारा किसका निर्माण होगा? डीएनए और आरएनए के अणु का निर्माण होता है। तो इसको आप उतार लीजिए, ऐसे का ऐसा नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आगे। आगे आता है अपना नेक्स्ट कोशिकांग नंबर 4। और नेक्स्ट कोशिकांग अपना कौन सा है? नेक्स्ट कोशिकांग है अपना नंबर 4, राइबोसोम। राइबोसोम। अब सबसे पहली बात आती है खोज की, कि राइबोसोम की खोज करने वाले कौन थे? किसने राइबोसोम को खोजा था? तो राइबोसोम की खोज की थी जॉर्ज पेलेड ने। किसने की थी? जॉर्ज पेलेड ने राइबोसोम को खोजा था। तो खोज में लिख देंगे अपने जॉर्ज पेलेड ने। किसने की थी खोज इसकी? जॉर्ज पेलेड ने की थी। अब देखो राइबोसोम जो होता है ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो अपने कहते हैं कि झिल्ली रहित सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। अब देखो राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। इस कारण अपने राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, या अपने कहते हैं कोशिका का इंजन। यानी अपने शरीर को काम करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और ईंधन के रूप में काम कौन कर रहा है? प्रोटीन कर रहा है। तो प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा है? राइबोसोम कर रहा है। तो राइबोसोम को कहते हैं कोशिका का इंजन, या अपने इसे कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये किसका निर्माण करती है? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, फिर देखो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम के आगे 2 इकाइयाँ होती है। इन दोनों इकाइयों को स्थायी रखने का काम कौन करती है? मैग्नीशियम धातु करती है। किसके द्वारा दोनों इकाइयाँ स्थायी होती है? तो मैग्नीशियम धातु के द्वारा इसकी दोनों इकाइयाँ स्थायी होती है। ठीक है, तो देखो राइबोसोम की 2 इकाइयाँ कौन कौन सी होगी? राइबोसोम कौन कौन से प्रकार का होता है? तो यहाँ इसके अपने प्रकार लिखते हैं। राइबोसोम, इसकी 2 उप इकाइयाँ होती हैं। एक तो होती है 70S और दूसरी होती है इसकी उप इकाई जिसका नाम है 80S। अब जो 70S उप इकाई होती है ये सबसे पहली बात तो किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। किस में होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कौन सा होता है? 70S प्रकार का होता है। तो लिख देंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके अलावा किस में होती है ये? इसके अलावा ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा किस में पाई जाती है? ये हरित लवक के अंदर पाई जाती है। तो अपने कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में आरएनए राइबोसोम किस प्रकार का होता है? 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। अब 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है इसकी आगे 2 उप इकाइयाँ हैं। कौन कौन सी होती है? तो इसकी एक उप इकाई होती है 50S और दूसरी उप इकाई कौन सी होती है? इसकी 30S होती है। और 80S जो राइबोसोम है वो पाया जाता है किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका में। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें राइबोसोम किस प्रकार का होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम होता है 80S प्रकार का।
अब 80S प्रकार का जो राइबोसोम है इसकी भी आगे 2 उप इकाइयाँ होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है 60S और दूसरी कौन सी होती है? 40S होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर S का मतलब क्या है? तो S का मतलब होता है, इसे अपने बोलते हैं स्वेड वर्ग इकाई। इसको अपने स्वेड वर्ग इकाई के नाम से जानते हैं S को। तो इसको अपने क्या कहते हैं? इसको अपने कहते हैं स्वेड वर्ग इकाई। ठीक है, तो हेड लगाइए राइबोसोम और लिखिए खोज जॉर्ज पेलेड ने। खोज में लिखिए जॉर्ज पेलेड ने। फिर नेक्स्ट लिखिए सबसे छोटा झिल्ली रहित कोशिकांग है। सबसे छोटा झिल्ली रहित कोशिकांग है। नेक्स्ट लिखो राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है। नेक्स्ट लिखिए ये आरएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ये आरएनए तथा प्रोटीन से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट लिखिए ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस कारण राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इस कारण राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखिए इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखिए राइबोसोम में 2 उप इकाइयाँ पाई जाती है। राइबोसोम में 2 उप इकाइयाँ पाई जाती है। राइबोसोम में 2 उप इकाइयाँ पाई जाती है जिनको स्थायी रखने का कार्य मैग्नीशियम करती है। जिनको स्थायी रखने का कार्य मैग्नीशियम करती है। राइबोसोम में 2 उप इकाइयाँ पाई जाती है जिनको स्थायी रखने का कार्य मैग्नीशियम करती है। अब इसके बाद ये बनाइए, इसको नोट कीजिए इसके बाद में। अब इसके बाद नोट कीजिए S बराबर स्वेड वर्ग इकाई। स्वेड वर्ग इकाई जिसको अपने हिंदी में कह देते हैं अवसादन गुणांक। स्वेड वर्ग इकाई इसे बोलते हैं अवसादन गुणांक। S बराबर स्वेड वर्ग इकाई या अवसादन गुणांक। तो आज के सेशन को अपने देते हैं यही विराम। धन्यवाद सभी को और मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ।